नमस्कार दोस्तों, कमला देवी सिंघवी कॉलेज कुचेरा की यूट्यूब वे ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियाँ, राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में जो हमने चंबल नदी पढ़ी थी, उस चंबल नदी की एक सहायक नदी बनास नदी। प्रश्न पूछ लिया जाता है, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? तब उत्तर होता है शिप्रा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, शिप्रा। लेकिन प्रश्न होता है कि चंबल की सबसे बड़ी नदी या राजस्थान में चंबल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उत्तर होता है बनास। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इस नदी के उपनाम, कि इस नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो एक तो इसे कहते हैं वन की आशा, वन की आशा। अब नंबर 2 वर्णाशा। वन की आशा, हिंदी में जो समास वन की आशा जो कुछ भी है वो उतनी गहराई तक नहीं जाना है। वन की आशा या वर्णाशा। नंबर 3, ये नदी आज की नहीं बल्कि वैदिक काल से ही प्रसिद्ध है। तो वैदिक काल में इस नदी को जाना जाता था विशिष्टि, सी अवश्य और टी, विशिष्टि या कह सकते हैं विशिष्टि। ये इसका वैदिक नाम या सबसे प्राचीन नाम। प्रश्न यहां से ज्यादा आता है, किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? ये तो है इसके नाम। अब आगे पढ़ते हैं इसका उद्गम क्षेत्र। किसी भी नदी उसका उद्गम क्षेत्र, और यदि बनास नदी का नाम आता है तो और भी अधिक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो उद्गम कहां से उत्पन्न होती है? राजस्थान की कुल 3 नदियां हैं जो 6 जिलों से प्रभावित होती है। नंबर 1 चंबल नदी है। ये 6 जिलों से बहती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चंबल नदी इसे च से बनता है चंबल, ब से बनता है बनास जो कि अभी पढ़ेंगे, और ले से बनता है लूनी। लूनी नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। तो इस प्रकार ये 2 नदियों के बारे में बता दिया है। अब पढ़ते हैं बनास, ये कौन से 6 जिलों से प्रभावित होती है? तो यहाँ से एक प्रश्न होता है कि चंबल या कोई भी नदी नाम देते हैं कि ये नदी किस जिले में अपवाहित नहीं होती है। तो हमें याद रखना होता है किस जिले में प्रभावित होती है या बहती है। जो नहीं होता उसको बाहर निकाल देते हैं। उद्गम होता है इस नदी का जिला, किस जिले से निकलती है? राजसमंद, जिला है राजसमंद। राजसमंद जिले में हम पढ़ते हैं कुंभलगढ़ किला या कुंभलगढ़ स्थान क्षेत्र से कुंभलगढ़। राजसमंद में कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ में जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ियां। यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज है कि इसका उद्गम किस पहाड़ियों से होता है? खमनोर की पहाड़ियां। जहाँ आपको कभी मिलानचिल में प्रश्न पूछा जाता है तो यही खमनोर की पहाड़ियां, या जो भी गोकुंडा की पहाड़ियां है, या जनाबाव की पहाड़ियां है, दिवेर की पहाड़ियां है, ऐसा प्रश्न आता है। तो बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां,
किस जिले से निकलती है? राजसमंद से। ध्यान रखना, जब पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला है जहां से बनास नहीं बहती है, उसमें ऑप्शन में उदयपुर होता है और वहां से नहीं निकलती है। और जब चंबल का पूछा जाता है किस निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं बहती है, तो उसमें जब भी तक प्रश्न आए उसमें होता है आपके 12 से ये बोल नहीं निकलती है। तो उद्गम क्षेत्र हो गया। जैसे ये नदी राजसमंद से ऐसे निकलती है तो राजसमंद में बहने के बाद ये थोड़ी बहुत हिस्सा है इसका जो कि चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करता है। पहले राजसमंद से उद्गम, फिर प्रवेश किया चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के बाद ये प्रवेश करती है, वो क्षेत्र है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में बहुत अधिक मात्रा में दूरी तय करती है, पहले दक्षिण फिर पूर्व सीमा इस प्रकार देती है। भीलवाड़ा में बहने के बाद थोड़ी सीमा इसकी ऊपर यहां ये बहती है अजमेर में। इसका ये अपवाद बनता राजसमंद, फिर थोड़ी सी ऐसा कह सकते हैं चित्तौड़गढ़ के उत्तरी भाग में, भीलवाड़ा के दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग में, अजमेर का जो ये दक्षिण पूर्वी भाग है उस क्षेत्र में। इसके बाद ये जो लंबी दूरी तय करती है वो है टोंक, और उसके बाद है सवाई माधोपुर। तो इन जिलों का जो क्रम है वो आपको याद रखना चाहिए। एक बार दिमाग में आप जो राजस्थान का मैप है तो इसको आप एक मैप की सहायता से याद करें। ये निकलती है राजसमंद के कुंभलगढ़ में खमनोर की पहाड़ियों से, फिर प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में, फिर भीलवाड़ा से थोड़ी बहुत चलती है अजमेर में, फिर चलती है टोंक में, और उसके बाद जाती है सवाई माधोपुर में। जब आपको ये स्थिति याद हो जाएगी तो इसकी जो सहायक नदियां हैं इस पर बांध है उसको हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दायां बायां जो आपका होता है, ये हमारा जो होता है बायां और ये हमारा दायां, ये बी बनता है बायां और डी बना मतलब दायां। अब नदी का दायां बायां, ये नदी इस दिशा से ऐसे बहती है तो इसका ये भाग हो गया बायां और ये भाग हो गया बायां। यदि ये नदी इस प्रकार बहती है तो उसका दायां बायां मतलब जिस ओर बहती उस ओर मुख करके हमें दायां बायां निर्धारित करना होता है। तो इसमें ये भाग है वो दायां भाग है, इसमें मात्र 2 ही नदियां हैं जो दाईं ओर से आकर के मिलती है। यहां ये राजसमंद से नीचे है उदयपुर, और उदयपुर में जो पहाड़ियां हैं उनका नाम है गोकुंदा की पहाड़ियां। उदयपुर में गोकुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है आयर नदी। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। आयर नदी कहां से निकलती है? उदयपुर में गोकुंदा की पहाड़ियों से। ये नदी जैसे आगे उदयपुर में चलती है तो यहां पर उदयपुर में एक झील है, इस झील का नाम है उदय सागर झील। इसके बारे में फिर आगे पढ़ेंगे कि किसने निर्माण किया क्या नहीं है। नदी कौन सी थी? आयर नदी। कहां से निकली? गोकुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। किसने प्रवेश किया? उदय सागर झील। या ऐसा कह सकते हैं कि आयर नदी के किनारे कौन सी झील बनी हुई है? उदय सागर। जैसे ये नदी बनी और इस नदी के बाद में ये आगे निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेड़ज। और ये उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में यहाँ पर ये इस नदी में मिल जाती है। किसमें? बनास में। और इसका नाम है बिगोद। भीलवाड़ा
ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण स्थान, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनेगा। नदी का नाम बेड़च। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बेड़च नदी को उद्गम क्षेत्र पर किस नाम से जाना जाता है, या उदय सागर झील से पहले किस नाम से जाना जाता है? आयड़। आयड़ नदी को उदय सागर झील के बाद किस नाम से जाना जाता है? बेड़च। आयड़ नदी को किस झील के बाद में बेड़च के नाम से जाना जाता है? उदय सागर। अब बेड़च झील का उद्गम क्षेत्र है, यदि ऑप्शन में है गोकुंडा की पहाड़ियां तो गोकुंडा की पहाड़ियां, यदि ऑप्शन में गोकुंडा की पहाड़ियां नहीं है तो होगा उदय सागर झील, और यदि दोनों ऑप्शन में है तो होगा उदय सागर झील। यदि केवल ये नहीं है उदय सागर झील, पूछ लिया जाता बेड़च का उद्गम कहां पर है तो गोकुंडा की पहाड़ियां। यदि दोनों ऑप्शन में है तो बेड़च का उद्गम कहां से होता है? उदय सागर, क्योंकि इसके बाद में इसे बेड़च नदी कहा जाता है। अब ये बेड़च नदी, यहाँ भीलवाड़ा में एक छोटी सी नदी, और यहां से भीलवाड़ा में मांडलगढ़, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है मेनाल। इधर से आई बेड़च, इधर से आई मेनाल, और ये बहती है बनास। तीनों जिस स्थान पर मिले उसका नाम है बिगोद भीलवाड़ा, त्रिवेणी संगम। प्रश्न पूछ लेते हैं, बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियां आपस में मिलती है? तो देखिए आपके सामने एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप याद करने की कोशिश करें। बीबीएम, अब आप अपने तरीके से बनाओ, ऐसे ही अगर बीबी है वो एम, बीबीएम, बी से किस स्थान, स्थानीय हिंसा किस स्थान पर? बी का भीलवाड़ा और बी का बिगोद। भीलवाड़ा में बिगोद नदी, बी का बनास, बी का बेड़च और एम का मेनाल। तो बीबीएम कौन सा स्थान है? भीलवाड़ा का बिगोद स्थान हो गया, बीबी से हो गया। आगे एम नदियों से, तो बेड़च या बनास, बेड़च और मेनाल। क्लियर? आगे इस बेड़च नदी की एक और सहायक नदी है जो कि आपको पता होना चाहिए, एमपी। एमपी फिर चित्तौड़गढ़ होते हुए भीलवाड़ा में यहां प्रवेश करती है, और इस नदी का नाम है गंभीरी। यह तो बेड़च, गंभीरी नदी। ध्यान रखना गंभीरी नदी है वो है बनास की सहायक नदी, जबकि एक है गंभीर नदी जो कि कांकरोली से निकलती है, कांकरोली के बाद यूपी में जाती है, यूपी में यमुना मिल जाती है। तीन ही नदियां हैं राजस्थान की जो कि यमुना मिलती है, चंबल, गंभीर और बाणगंगा। जबकि गंभीर नदी है वो एमपी से आती है और बाद में यहाँ भीलवाड़ा में मिल जाती है। किसमें? सॉरी, भीलवाड़ा में चित्तौड़गढ़ मिलती है, चित्तौड़गढ़ मिलती है, ध्यान रखना। और चित्तौड़गढ़ में जिस स्थान पर मिलती है वहां पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है किन नदियों के संगम पर बना? बेड़च और गंभीर नदियों के संगम पर। इसके अलावा यहां पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गोसुंडा का बांध। गोसुंडा बांध है वो किस नदी पर बना है? तो बेड़च नदी। किस नदी पर बना है? बेड़च। तो इस नदी के बारे में, बेड़च के बारे में जो पढ़ते हैं उसके बारे में पूरा हो गया जानकारी। बेड़च, पहला इसको आयड़ नदी के नाम से जानता है, कहाँ उद्गम होता है, किस झील में प्रवेश करती है, झील के बाद में किस नाम से जाना जाता है, कौन सा बांध बना हुआ है, कौन सी नदी है जो कि चित्तौड़गढ़ मिलती है, जिसके किनारे पर कौन सा दुर्ग बना होता है, और इसके अलावा भीलवाड़ा से कौन सी नदी निकलती है जो त्रिवेणी संगम बनाती है।
इसके अलावा ये जो केवल जो दक्षिण की या बाईं ओर से जो नदियां हैं वो पूरी हो गई। अब अगले डायग्राम में हम बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें खारी है, कोठारी है, उधर जो शिप है, मैनाल है। इन नदियों को एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं आगे। दोस्तों, हम बनास नदी में जो नीचे से बोले तो इस प्रकार बोले दाईं ओर से जो सहायक नदियां थी उनके बारे में पढ़ा। अब मैंने एक डायग्राम बनाया है जिससे आप कम समय में समझ पाएंगे। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां, ये बनास नदी है, यहां से कोठारी नदी निकलती है। अभी आपने जो नीचे नदियां पढ़ी थी, इसके बाद ऊपर में कोठारी नदी, ये भी राजसमंद में दिवेर से निकलती है, दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी खुद का भी राजसमंद से उद्गम होता है, और इसके ऊपर एक और नदी जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, उस नदी का भी उद्गम है, जैसे खारी नदी है, इसका उद्गम भी राजसमंद के उत्तर में, ये राजसमंद के मध्य में, ये राजसमंद के यहां से होता है, इसके नीचे उदय हो जा रहा है। तो इस कोठारी नदी का उद्गम है राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से। यहां से ये जब निकलती है राजसमंद के बाद ये प्रवेश करती है भीलवाड़ा। तो राजसमंद और भीलवाड़ा इसका अपवा क्षेत्र या हम कह सकते हैं परवा क्षेत्र हुआ। भीलवाड़ा में इस नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है मेज या मेजा बांध। ये मांडलगढ़ जो तहसील है भीलवाड़ा की, वहां पर बना है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेज या मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? उत्तर है कोठारी। क्यों? क्योंकि एक हमने जब चंबल नदी पढ़ी थी, और चंबल नदी की एक सहायक नदी पढ़ी थी हम, मेजा सहायक नदी, जो कि भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के क्षेत्र से निकलती है, और वो चंबल की सहायक नदी है। जबकि मेज या मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर है। ये आगे जाकर के भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। जिस स्थान में मिलती है उसका नाम है नंदराय। लेकिन भीलवाड़ा में एक सभ्यता का विकास हुआ है, उस सभ्यता का नाम है बागोर सभ्यता। प्रश्न, बागोर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? उत्तर है कोठारी नदी। इस सभ्यता में जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो पशुपालन का जो प्राचीनतम अवशेष है वो यहीं से प्राप्त हुआ। हमने जो इससे पहले भी जो नदी पढ़ी थी, हमने यहाँ से आयर नदी, उसके बाद गणेश नदी के नाम से हमने त्रिवेणी संगम बनाया था बिल्कुल। तो वहां पर है कि उदयपुर में एक आहड़ सभ्यता का विकास हुआ है, और वो हुआ है आयर नदी के किनारे। इसके बाद इसकी एक सहायक नदी है खारी। खारी सहायक नदी, जो कि राजसमंद में सबसे ऊपर या उत्तरी राजसमंद में देवगढ़ नामक स्थान है या देवगढ़ तहसील है, उसमें बिजराल गांव की पहाड़ियां, या कह सकते हैं बिजराल की पहाड़ियां, या बिजराल गांव की पहाड़ियां यहां से उद्गम होती है। तो ये उद्गम होने के बाद खारी नदी राजसमंद में बहती है। राजसमंद के बाद में ये बहती है भीलवाड़ा। कुछ हिस्सा इसका बहता है यहां पर अजमेर। ये नदी भी अजमेर में, यहाँ पर बनास भी अजमेर बहती है, और उसके बाद ये आगे टोंक में प्रवेश करती है। ये खारी नदी 4 जिलों में बहती, ध्यान रखना, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और उसके बाद टोंक। टोंक में जब जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है देवली। देवली राजगढ़। टोंक, यहां पर ये मिलती है किसमें? बनास। और यहां पर अजमेर में एक नदी निकलती है। अजमेर में जो पहाड़ियां, वहां से किशनगढ़ पहाड़ी, उसके आसपास के क्षेत्र से एक नदी निकल जाती है, इसका नाम है डाई नदी। खारी, बनास और डाई, ये तीनों एक स्थान पर मिलती है, तो बनेगा यहाँ पर त्रिवेणी संगम, और उस स्थान का नाम है देवनी टोंक। टोंक में देवली नामक स्थान पर जो त्रिवेणी संगम है, उसमें 3 नदियां कौन सी मिलती है? बनास, खारी और डाई। बनास, खारी और डाई, याद रखना।
इसके अलावा इसमें जो पहले त्रिवेणी संगम बना था बिगोद में, वहां पर चंबल क्या, बनास, बेड़च और मेनाल। इसके बाद जब ये नदी है बनास, अंत में सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम जहां पर ये चंबल में अब मिल जाती है, उस स्थान पर जयपुर से एक नदी आती है ऊपर से, उस नदी का नाम है सिप। यहां पर भी एक त्रिवेणी संगम बनता है, एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, यहां पर मेला भरा जाता है, पवित्र स्थान समझा जाता है। तो यहां पर इस त्रिवेणी संगम को हम याद करते हैं तो एक है चंबल नदी, एक है बनास नदी, एक है सिप। बे का मतलब बना बनास, से का मतलब सीप और सी का मतलब बना चंबल। बीएससी याद रख सकते हैं आप, बीएससी। तीन नदियां कौन कौन सी, ये सबसे ज्यादा ये तो ये है और एक बिगोद वाला, ये दो ही पूछा जाता है। इसके अलावा प्रश्न बनता है सबसे अधिक त्रिवेणी संगम किस नदी पर बनते हैं, तो वह बनास। हम एक सबसे बड़ा, सबसे पवित्र, सबसे ज्यादा सूक्ष्म रहने वाला त्रिवेणी संगम पढ़ा था हमने, सोम, मही, जाकम, वेणेश्वर, आदिवासियों का कुंभ, विशेष रूप से भीलों का कुंभ किस जिले में है, तो डूंगरपुर जिले में। लेकिन वो तो अलग हुआ। इसमें जो तीन बिगोद, भीलवाड़ा, देवली, टोंक और रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर, तीन त्रिवेणी संगम पर कौन कौन सी नदियां हैं, यदि ये याद हो जाता है तो इसकी अधिकांश सहायक नदियां ही याद हो जाती है। इसके अलावा एक मोरेल नदी है जो कि चैनपुरा की पहाड़ियां ऊपर जयपुर से आती है, वो भी इसमें मिल जाती है। कौन सी नदी है, मोरेल नदी, इसकी सहायक नदी। तो अब देखते हैं सहायक नदी में कोठारी है, खारी है, डाई है, मोरेल है, सीप है, ये सहायक नदियां हुई। नीचे से देखते हैं तो आइड का हो चाहे बेड़च का हो, फिर एक गंभीर नदी जो कि इसकी सहायक नदी है, और एक है मेनाल नदी। तो ध्यान रखना, मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात है जो कि पर्यटकों को बहुत अधिक आकर्षित करता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो तो चूलिया जलप्रपात है, चंबल नदी पर है, लेकिन वो घड़ियालों की शरण स्थली है, अतः पर्यटक लोग वहां पर नहीं जाते क्योंकि घड़ियाल मिलते हैं वहां पर। ये है। दूसरी बात, ये लोमा नदी बहती है बरसात के बाद, ये बारहमासी नदी नहीं है, ये बरसाती नदी है। तो दोस्तों, बनास नदी से कुछ अन्य रिलेटेड बातें हमने, सहायक नदी की बात, सहायक नदियों की बातें की, इसका उद्गम की बातें की। तो ये पहली बात, ये एक बरसाती नदी है, मतलब पूर्ण बारहमासी नदी नहीं है। तो बारहमासी 12 महीने बहने वाली दो ही नदियां हैं, मई और चंबल। ये बरसात के समय 2-3 माह बहती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। तो ये एक बरसाती नदी पूर्णतः राजस्थान में बहाव के आधार पर, ध्यान में इंपॉर्टेंट, पूर्णतः राजस्थान, जिसका उद्गम क्षेत्र ही राजस्थान और अंतिम क्षेत्र ही राजस्थान, मतलब राजस्थान के राजसमंद से उद्गम होती है और सवाई माधोपुर में जाकर के चंबल नदी में समाहित हो जाती है। इसकी लंबाई अलग अलग जगह अलग अलग बताई गई है, लेकिन अधिकांश लोग 480 किलोमीटर इसकी लंबाई मानते हैं। इसकी लंबाई है वो 480 किलोमीटर मानते हैं। तो पूर्णतः राजस्थान, ये बात पूर्णतः राजस्थान बहाव के आधार पर ध्यान रखना। राज्य में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी या सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है, तो भी आता है बनास। बेड़च और गंभीरी के मध्य का भाग मैसा का पठार कहलाता है, जो हमने अभी पढ़ा था। नीचे से बेड़च और जैसे गंभीर जो एमपी से आती है, बीच का भाग मैसा का पठार कहलाता है। आहड़ सभ्यता का विकास है, वो भी आयड़ नदी और उदयपुर में। आहड़ सभ्यता का विकास है, आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में विकास हुआ है। तो दोस्तों, ये हमने जो नदियों का पार्ट पढ़ा है अधिकांश तक कंप्लीट हो चुका है। देखेंगे कोई एक छोटी नदी आ रही है तो छोटा वीडियो और लेंगे। जो राजस्थान का अफवाह तहत नदियों का एक बहुत बड़ा चैप्टर है
जिसमें जब तक हमें एक दो दिन या घंटे 2 घंटे पढ़ने से हमें पता ही नहीं चलता कि चैप्टर में क्या है। तो सभी वीडियो को आप देखें, फिर प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।